कि तुम दो दश के नहीं, तुम हर एक की हम राज हो, और बात कहने की दिशा में तुम तो एक नया ही अंदाज हो। दिल या कानों से नहीं, मस्तिष्क से सुनेंगे तुम्हें, क्योंकि तुम अबला नहीं, इस देश की आवाज हो, इस देश की आवाज हो। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। राजस्थान की नंबर 1 कोचिंग आधार क्लासेस झुंझुनू, जहां अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में पिछले 4 वर्षों में 500 प्लस सिलेक्शन हुए हैं। नए बैच शुरू हो चुके हैं, आज ही जुड़े। राम राम जी, पंचायती मीडिया के अंदर थारो स्वागत है। फिलहाल के टाइम पर आप मौजूद हाँ चिड़ावा कस्बे के अंदर, और झुंझुनू का एक यूथ आइकन ही पूजा जी शर्मा बनकर साथ में हाँ, और मुख्यमंत्री जी से बजट पर चर्चा करके ये आया ही, और भी बहुत सारी उनके जीवन से जुड़ी। मैं अंदर जब घरा के अंदर आयो तो अवार्ड ही अवार्ड, हाँ मतलब अलमारी पाटना तैयार हो रही के इनकी जर्नी है, और अभी के संवाद करके आए हैं मुख्यमंत्री जी से। बा अपन पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, वीडियो में अंत तक बना रहे, शेयर करता रहे। राम राम जी। नमस्ते, राम राम। मैम सबसे पहले बात करा कि हर आदमी के जीवन के अंदर एक मोड़ आवे, तो इतनी सी छोटी सी उम्र के अंदर राजस्थान के अंदर और झुंझुनू को नाम एक महिला शक्ति जब ऊपर लेके जा रही है, तो सबसे बड़ी बात हमारे दर्शकों के लिए भी बड़ी बात है कि खुशी मिलनी जरूरी है इस चीज के लिए। पर ये चीज खतर थाने पीछे के की घटना हुई जो थान प्रेरणा दी कि आपा महिला सशक्तिकरण खातर, या फिर आपा बोल सका गरीब आदमी ही बन की सेवा करण खातर। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंचायती मीडिया का, कि वो हमारी आवाज को बुलंद करने के लिए और जन जन तक पहुंचाने के लिए घर पर आए। और आपने जैसा कि प्रश्न किया कि ऐसा कौन सा मोड़ आया जीवन में कि ये लगा कि हमें समाज सेवा की ओर अग्रसर होना चाहिए, महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक कार्य करना चाहिए। तो वो तो हमेशा से ही मन में रहता था। जब हम पढ़ते थे कि हमारे यहाँ दुष्कर्म, बलात्कार, रेप बहुत संख्या में होते हैं और बहनें सुरक्षित नहीं हैं, तो जब भी मैं उसको पढ़ती थी न्यूज़पेपर में या कहीं कोई ऐसा डिबेट करने के लिए जाना होता था, वाद विवाद प्रतियोगिता का कहीं आयोजन होता था, तो ऐसा विषय में पढ़ती थी कि क्या वर्तमान में महिला सशक्त है, तो ऐसा लगता था कि महिला सशक्तिकरण पर प्रश्न क्यों उठते हैं। हाँ। तो जबकि हम तो एक ऐसे देश में पैदा हुए हैं जहाँ की महिलाओं ने, जहाँ की नारियों ने एक अलग ही इतिहास रचा है, अनोखा इतिहास रचा है, गौरवशाली इतिहास है, जिसको पढ़ के ही हमारे अंतर मन में गर्व की भावना, गर्व हमें महसूस होता हो। तो मन में था एक, और लेकिन जब पकड़ बनाई कि अपन को ये करना ही है, इस विषय को लेकर के अपन को आगे कुछ करना है महिलाओं को लेकर के, वो काल था कोरोना का काल, जब मैं देख रही थी कि महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा की दर बढ़ चुकी है। जब पुरुष और महिला दोनों ही एक छत के नीचे रह रहे हैं दिन रात, तो महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा की दर जो है वो बढ़ रही है। और चारों तरफ त्राहिमाम तो कोरोना को लेकर था ही, लेकिन ये भी एक अलग मुद्दा था। तो फिर मुझे लगा कि क्यों ना अपन महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक नया कार्य करें, अपन महिलाओं को समाज में जोड़े और आगे लेकर आने का प्रयास करें जी। पर हमने कोरोना के लिए भी काम किया, कोरोना में भी हम काम कर रहे थे, असहाय लोगों को भोजन देना, मास्क सिल के लोगों तक पहुंचाना, बस्तियों में जाना, कोरोना रैली निकालना, इस तरीके के बहुत सारे काम भी किए हमने। बट ये मेन मोटो ये था कि अपन महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अच्छा काम करेंगे और महिलाओं को आत्मरक्षा सिखाएंगे। अपन महिलाओं को इस काबिल तो बनाएं कम से कम कि वो अपनी सुरक्षा खुद कर सके। तो बस धीरे धीरे ये मन में ख्याल आया और उस ख्याल ने एक सक्रिय भूमिका निभाने का एक कदम उठाया। फैमिली, घर वालों, दोस्तों सबने सपोर्ट किया और हम सेल्फ डिफेंस सिखाने की ट्रेनिंग्स देने लग गए। कॉलेज, स्कूलों में हम जाने लग गए। फिर सेल्फ डिफेंस सिखाते सिखाते ये हुआ कि चलो महिलाओं को आत्मनिर्भर भी बनाया जाए, क्योंकि हम उन्हें 2 वक्त का 5 वक्त का भोजन दे सकते हैं, राशन भी दे सकते हैं, लेकिन उनकी आजीविका को चलाने के लिए हम उनको उनके कदमों पे खड़ा करें, निर्भर रहना पड़ेगा। तो बस आत्मरक्षा सिखाते सिखाते आत्मनिर्भर भी करने लग गए। और वो कोरोना का ही वो दौर था जिसने मेरे मन में ये बात डाली कि अपन महिला सशक्तिकरण की दिशा में कार्य करेंगे। अभी जैसे बता रहे हो कि आप सेल्फ डिफेंस वगैरह को सिखाए, कोरोना के अंदर हो सका है वरना सिलाई सीखने खातर भी घरेलू उद्योग जहाँ पापड़ वगैरह बना के खुद को जीवन चालू करने खातर कि खुद का इनकम को सोर्स होगा, जहाँ बनना कि दूसरे पर डिपेंड कौन रहना पड़ा। वो अभी जहाँ बात करा कि एक मत हर बार हम चीज सुनी कि यूथ आइकन अवार्ड था ना अभी मिला हमें, और झुंझुनू के अंदर हमारे झुंझुनू को पूरा मतलब सर है ना वो एकदम ऊंचो कर दियो। तो बी के पीछे की जर्नी की
यूथ आइकन अवार्ड तो ऐसा था कि राजस्थान सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल पे डाला हुआ था, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम ही उसको कर सकते थे, पूरे राजस्थान के युवा उसमें अपनी आवेदन कर सकते थे यूथ आइकन अवार्ड के लिए। और वो मेरे सामने आया तो मुझे लगा कि चलो मुझे भी ट्राई करना चाहिए, यूथ आइकन आवेदन मुझे भरना चाहिए, फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहिए मुझे फॉर्म। तो मैंने फॉर्म अप्लाई कर दिया। और मैं आपको बता दूं कि मैं उससे पहले राष्ट्रीय स्तर की एक बहुत बड़ी वक्ता मैं रह चुकी हूँ। राष्ट्रीय स्तर की वाद विवाद प्रतियोगिता में भी मैं अपने मध्य प्रदेश के एक छोटा सा जिला है अलीराजपुर, वहां से मैं विजयी होकर आई थी। और बहुत सारी राष्ट्रीय स्तर की वाद विवाद प्रतियोगिताएं मैंने की हैं। तो मुझे लगा कि चलो अपन भी ट्राई करते हैं, समाज सेवा भी अपन कर रहे हैं तो अपन करते हैं कोशिश, होगा तो ठीक है, वरना एटलीस्ट ट्राई तो करें। तो यूथ आइकन अवार्ड का मैंने फॉर्म भर दिया। फॉर्म भरने के बाद मेरा शॉर्टलिस्ट हो गया नाम। अच्छा। तो मेरे पास कॉल आया, तो एक बार तो मुझे सच बताऊं तो यही लगा कि ये हो सकता है कोई फेक कॉल हो, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि नहीं, ये ऑथेंटिक कॉल है और मेरा शॉर्टलिस्ट नाम हुआ है। तो सबसे पहली जीत तो वही हो गई, इतने सारे युवाओं ने उस यूथ आइकन अवार्ड में आवेदन किया, मैं शॉर्टलिस्ट हुई। और शॉर्टलिस्ट होने के बाद मुझे सवाई मानसिंह स्टेडियम जाना था, तो मैं सवाई मानसिंह स्टेडियम गई, वहां हमारी बैठक हुई, इंटरेक्शन हुआ, बहुत सारे निर्णायक मंडल, बड़े बड़े पदाधिकारी निर्णायक मंडल की भूमिका वहां निभा रहे थे। और ऐसे करके धीरे धीरे मैंने अच्छा इंटरेक्शन मेरा हुआ उनसे, इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा गया, मेरा प्रेजेंटेशन मेरी बहुत अच्छी गई और सारी चीजें थी। और ईश्वर का आशीर्वाद था, बड़े बुजुर्गों की दुआएं थी, सब था, और मेरा यूथ आइकन अवार्ड के लिए चयन हो गया। चलो, इस चीज के लिए थान बहुत बहुत बधाई। और मुख्यमंत्री जी से मिलके अब जहाँ बजट पर चर्चा पर थान बुलाया तो भी के मैंने झुंझुनू के लिए कोनी देखो, एक जब यूथ आइकन बन जाए तो वो पूरा समाज खातर, क्षेत्र विशेष के लिए न रह के और पूरे स्टेट खातर हो जाए, वो पूरे देश खातर सोचला जाए। तो एक मतलब कठिन कड़े है, मन में भी रहे कि आप अपना खातिर ज्यादा दियो। सही बात है, सही बात है, अपने क्षेत्र का भाव हमेशा रहता है, अपना रहता है। हाँ। तो अभी बजट पे हम कल ही चर्चा करके आए हैं सचिवालय में, मुख्यमंत्री कार्यालय में बजट चर्चा चल रही थी, क्योंकि हम अभी विकसित राजस्थान की ओर अग्रसर हैं। तो विकसित राजस्थान बनने के लिए हमें एक संघर्ष करना पड़ेगा, और ये हमारा अर्जुन की तरह एकदम विजन क्लियर है, एकदम लक्ष्य हमारा क्लियर है। तो मैंने उस पे हमारे जो स्वच्छता को लेकर भी मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने रखा कि हम स्वच्छता पे भी कुछ कार्य करें। उसके लिए हम पॉकेट डस्टबिन जैसी कोई मुहिम चला सकते हैं। पॉकेट डस्टबिन, क्योंकि हम 200 ग्राम का एक फोन अपनी जेब में रख सकते हैं, हम 100-150 ग्राम का एक पर्स अपनी जेब में रख सकते हैं, तो मेरे ख्याल से एक 50 ग्राम का डस्टबिन भी हम अपनी जेब में रख सकते हैं कि खुद का कचरा हम उसमें डालें और साफ सफाई बरकरार रख सके। तो पॉकेट डस्टबिन जैसे स्वच्छता को लेकर भी मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने प्रस्ताव रखा। और भी कुछ विषय थे जैसे नंदीशाला, गौशाला, तो ऐसे मतलब बहुत सारे ऐसे विषय रखे जो समाज उत्थान और राजस्थान को एक विकसित राजस्थान बनाएंगे, अपनो प्यारो राजस्थान बनाएंगे, इस तरीके के विषय। मुख्यमंत्री जी से मिलके थान क्या लगा, मतलब एकदम नेचर वाइज की साथ बहुत ही साधारण व्यक्तित्व के धनी हैं, जमीन से जुड़े हुए। वो तो अभी भी खुद को एक बीजेपी का एक कार्यकर्ता ही मानते हैं और राजस्थान का एक कार्यकर्ता मानते हैं कि मैं एक समाज सेवा के लिए इस पद पर आया हूं। हमें बिल्कुल भी ऐसा उन्होंने फील ही नहीं करवाया कि वो एक मुख्यमंत्री इतने बड़े पद पे हैं तो कुछ डिस्टेंस मेंटेन रखे, बिल्कुल भी नहीं। एकदम मृदुल भाषी हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने हमारे साथ बात की। यहाँ तक कि उन्होंने हमारे साथ में ही जब हम नाश्ता वाश्ता कर रहे थे तो हमारे बगल में बैठ के ही वो चाय पी रहे थे। उन्होंने हमारे साथ बहुत सारे पिक्चर्स ली और सबसे अच्छी बात, जो सुझाव हमने उनको दिए उन सुझाव को वो खुद अपने हाथों से नोट कर रहे थे, लिख रहे थे। और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जो सुझाव जनता की तरफ से, युवाओं की तरफ से मेरे पास आए हैं उन सुझावों पे हम अमल करेंगे, जरूर कार्य करेंगे। तो हमारे मुख्यमंत्री जी नो डाउट बहुत ही साधारण व्यक्तित्व के धनी हैं। ये बात तो इसी से पता लग जाती है कि उन्होंने युवाओं को, जो जमीनी स्तर के युवा कार्य कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं, उनको सचिवालय में बुलाना, ये मौका देना, ये मंच देना कि वो अपने क्षेत्र विशेष की बातें तो बताएंगे ही, और साथ में युवाओं के मन में जो नवीन विचार आते हैं प्रदेश को लेकर, राष्ट्र को लेकर, कि राष्ट्र का विकास कैसे कर सके, नए नए विचारों को इकट्ठा करने के लिए और उन्हें अपने बजट में डालने के लिए मंत्री जी ने हमें वहां बुलाया। इसी से ही शायद लग जाना चाहिए कि हमारे मुख्यमंत्री जी कितने साधारण व्यक्ति हैं, मृदुल भाषी हैं, बहुत ज्यादा मिलनसार है। तो थारे अलावा झुंझुनू से और कोई भी गए? मेरे अलावा अपने चढ़ावा के लिए ही, ये भी गौरव की बात है कि चढ़ावा की ही एक बहन वंशिका है, वो भी वहां बजट प्रस्तुति के लिए अपने सुझाव देने के लिए आमंत्रित थी। अच्छा। वो भी गई थी मेरे साथ में। देखो कितनी खुशी की बात है। और 25 साल की उम्र के अंदर जब लोग ही इंस्टाग्राम चलावे ही, रील स्क्रॉल करी ही भी टाइम पर, और पूजा शर्मा है,
चिड़ावा से निकल के और मुख्यमंत्री जी के सामने बैठ के और बजट पर चर्चा करे। वो बजट 1 साल खातर निर्धारित हो है और राज्य को विजन सा मिल रहा है भी चीज के अंदर। और बजट जब घोषणा हुआ है बी टाइम पर यहाँ का जो यूथ आइकन ही वह पीछे सुझाव दी है आपका जब वो बजट बनाए। इसके अलावा मैम थाने में पूछना चाहूंगा अभी कॉलेज टाइम लेके थे, पहले कोई राजनीति के अंदर रहेगी? नहीं नहीं, पहले भी कोई राजनीति में नहीं थी और आज भी कोई राजनीति में नहीं हूँ। बहुत से लोगों को शायद लगता होगा कि समाज सेवा का पर्यायवाची राजनीति बन चुका है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम राजनीति के लिए या नेता बनने के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, संगठन से जुड़ के कार्य किया और वो तो जब तक अंतिम श्वास रहेगी तब तक संगठन के प्रति समर्पित रहेंगे, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहेंगे। अभी ऐसा कोई भी विजन नहीं है कि हम राजनीति में आना चाह रहे हैं। बाकी नियति और प्रकृति को जो भी मंजूर होगा उसके हिसाब से कार्य करेंगे, लेकिन अभी वर्तमान में मेरा ऐसा कोई मंसूबा या कोई ऐसा इरादा नहीं है कि मैं राजनीति में आऊं। आजकल की जो यूथ है बिन के संदेश देना चाहोगा? भाई यूथ आइकन के संदेश दे रहे हैं या चीज सुनियो थी? देखो, मैं ये चीज बोलूंगी आप सभी यूथ को, क्योंकि मैं खुद एक युवा हूँ और हम सब एक ही दौर से होके गुजरते हैं और एक ही दौर से हम सबका जीवन परिपाटी सबका निकलता है कि एक तो हमें अपना आइडियल, अपना आदर्श ऐसे व्यक्ति को मानना चाहिए जो नैतिकता से परिपूर्ण हो और जो अपने कर्तव्यों के प्रति पूर्णतया ईमानदार हो, जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता को सर्वोपरि अपने मस्तिष्क में रखता हो। ऐसे व्यक्ति को ही अपना आदर्श मानना चाहिए। आज मैं देखती हूँ सोशल मीडिया पे भी हमारे युवा पीढ़ी जो है वो नशे की लत में इतनी बुरी तरह फंस चुके हैं कि वो सोशल मीडिया पे भी वैसे ही वीडियोस डालते हैं, शराब पी करके, ड्रिंक करके, सिगरेट पी के। और बड़े दुख की बात है, जब मैंने पढ़ा, मैं होटल का नाम नहीं लेना चाहूंगी, जयपुर का एक होटल था, वहां एक रिपोर्ट में, अभी न्यूज में पता चला था 1 जनवरी को जब हमारा नववर्ष था कि बहुत सारे युवा, अनगिनत युवा उस होटल में ड्रग्स पार्टी कर रहे थे, शराब पी रहे थे, सिगरेट पी रहे थे, हुक्का पी रहे, इस तरीके के वो काम वहां कर रहे थे। और जैसे ही पुलिस की वहां रेड पड़ती है तो उन सबको उनके घर जिस स्थिति में वो लेके जा रहे थे और जो वीडियो न्यूज पे दिखाया जा रहा था उसको देख के लग रहा था कि हमारा राजस्थान पंजाब ना बन जाए कहीं। मुझे नहीं लगता कि ये दुख की बात है यहाँ बोलना कि हमारा राजस्थान कहीं पंजाब ना बन जाए, कि नशे की लत में हम इतना ज्यादा मतलब हमारे युवा जकड़ चुके हैं। तो मैं युवाओं से अनुरोध करूंगी कि आप अपने माता पिता के संस्कार, अपने जो माता पिता इतना संघर्ष करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि अभी भी हम कृषि प्रधान ही हैं। तो राजस्थान में भी बहुत से लोग हैं, अधिकांश लोग हैं जो कृषि पर ही आधारित है और अपने बच्चों का पालन पोषण वो खेती करके, कृषि करके, जैसे तैसे करके, जुगाड़ करके बच्चों को पढ़ाते हैं, ऋण लेके बच्चों को पढ़ाते हैं। तो वो युवा अपने माता पिता की कद्र करें, सम्मान करें और अपना आदर्श स्वामी विवेकानंद जी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सुभाष चंद्र, कल उनकी जयंती भी है, सुभाष चंद्र बोस को, और बहनें अपना आदर्श जो है अहिल्याबाई होलकर को, रानी लक्ष्मीबाई को, रानी लक्ष्मीबाई केलकर को, गार्गी को, अनुसुईया को, माँ मदालसा को माने, हाड़ी रानी को अपना आदर्श माने। ना कि ये जो लोग हम टीवी पे जिनको देखते हैं और जिनके गाने हम परिवार के साथ सुन के नहीं, बैठ के नहीं सुन पाते, ऐसे लोगों को अपना आदर्श कतई नहीं माने। राजस्थान का इतिहास पढ़े आप, राजस्थान का गौरवशाली इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये राजस्थान बड़ा एक ऐसे प्रदेश में हमारा जन्म हुआ है जिसकी संस्कृति पूरे भारत में तो विख्यात है ही, पूरी दुनिया में विख्यात है। तो मैं युवाओं से अनुरोध करूंगी कि प्लीज आप सब लोग फोन को थोड़ा दूरी बनाए रखें, क्योंकि ये फोन में जो 699 का रिचार्ज होता है ये तो हम आजीवन करवा सकते हैं, लेकिन दादा दादी, माता पिता और परिवार के जो लोग हैं, एक बार वो हमसे बिछड़ जाएंगे तो हम उन्हें किसी भी हालात में वापस नहीं ला सकते। तो प्लीज आप लोग अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए। जिस भी फील्ड में, जिस भी क्षेत्र में आपका रुझान है, पर उस क्षेत्र आपका ऐसा होना चाहिए जो हित में हो, अहितकारी ना हो। हितकारी क्षेत्र में अगर आपका रुझान है, आप कुछ करना चाहते हो, जरूरी नहीं आप शिक्षा की ओर ही अग्रसर हो, खेल में आपको जाना है या नृत्य में आपको जाना है, गायन के क्षेत्र में आपको जाना है, अपने क्षेत्र को पकड़िए और उस पर लग जाइए, कार्य कीजिए। लेकिन इस तरीके के काम, शराब पीना और अश्लील वीडियोस बनाना, ये सब बहनें भी और भाई भी, प्लीज ऐसे काम आप ना करो। और राजस्थान को ही नहीं, भारत को हमें सशक्त बनाना है, विकसित भारत बनाना है, जैसा मोदी जी का लक्ष्य भी है 2047 में हम विकसित भारत बन जाएगा। तो जरूर हम विकसित तभी बनेंगे जब हम सब लोग उनके साथ खड़े होंगे। बिल्कुल सही बात कही है। और ताना बता दूं कि अगर बच्चा ही लाइन में भटक रहे हैं तो माँ बाप की भी जिम्मेदारी बना है कि वरना बैठा के कंसल्ट करी और एक फिजिशियन वगैरह जो दवाई दी भी हिसाब से
बन की जो चिंता है बिन मिटाने को प्रयास करी। अपने साथ में पूजा जी है, उनका अग्रिम भविष्य के लिए आप पंचायती मीडिया की तरफ से शुभकामना दें और मिला अगली अपडेट में, तब तक के लिए राम राम।